तो कहानी की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। कोई उसके नाम पर लोन लेकर भाग गया था और ये काम करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जी जान था। लिन बेचारी लोन के पैसे चुकाने के लिए एक ही दिन में तीन तीन नौकरियां करती, लेकिन इसके बाद भी उसकी ये खून पसीने की कमाई बस लोन की ईएमआई भरने में चली जाती थी। इन सब काम के अलावा वो इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने का काम भी करती थी, जिससे उसे डोनेशन के रूप में कुछ न कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर एक दिन जब वो अपने काम के लिए ऑफिस जा रही थी, तभी रास्ते में उसे किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ बोल रहा शख्स खुद को इंस्टाग्राम ऑफिस का कस्टमर सर्विस मैनेजर बताता है और कहता है, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की थी कि आप अपने फैंस से डोनेशन में पैसे लेते हैं। लिन ये सुनकर दंग रह जाती है और जब अपना फोन चेक करती है तो उसका अकाउंट वाकई में ब्लॉक कर दिया गया था। वो व्यक्ति कहता है कि अगर वो $2000 जुर्माने के तौर पर नहीं भरेगी तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। डरी सहमी लिन समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, इसीलिए अब वो अपना अकाउंट बचाने के लिए उस आदमी के बताए गए अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे उसे मालूम पड़ता है कि कंपनी का सर्विस मैनेजर होने के बावजूद भी वो पैसे अपने प्राइवेट अकाउंट में मंगा रहा है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला था। फिर जब वो इसके बारे में जाँच करती है तो पता चलता है कि इस शख्स का असली नाम यांग हुई है, जो कि लोगों को ऐसे ही फेक कॉल करके उनके साथ स्कैम करता था। और अब उसके साथ स्कैम करने की बारी लिन की थी। लिन उसके बारे में सब कुछ पता करके उसे पुलिस को खबर देने की धमकी देती है, जिस पर वो लिन को 1500 में अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, मगर लिन उसे मिलने के लिए बुला लेती है। लिन से बात करने पर यांग को पता चलता है कि उसे 1500 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके नाम पर 2 लाख का लोन लेकर भाग गया। दोस्तों, बदला लेने का ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका पार्टनर आपको चीट करता है तो उसके नाम पर लोन जरूर ले लेना। लिन की ये दुख भरी कहानी सुनकर यांग को भी बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और इन सब के बदले में लिन उसकी कंप्लेन पुलिस से ना करने की बात कहती है। इसके बाद वो दोनों लिन के बॉयफ्रेंड जीजान का पीछा करने लगते हैं, जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि वो अब ट्रेवल्स का काम क्या करता था और अब वो हाओई नाम की एक नई लड़की को डेट कर रहा है। और ये देखकर बेचारी लिन को तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो वही सारे पुराने डायलॉग जो वो लिन को इम्प्रेस करने के लिए कहता था वो अब हाओई को सुना रहा था। फिर यांग जीजान को एक होटल स्कैम में फंसाने का प्लान बनाता है और लिन के साथ मिलकर फिलिप्स नाम की एक नकली होटल की वेबसाइट को बनाता है। फिर उनकी ड्रेस और नाम बदलकर अलग अलग विजिटिंग कार्ड बनाता है, जिसमें लिन बन जाती है फ्रांसिस्कोई और यांग दुनिया की नजर में बियो बन जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्हें इस स्कैम में एक और लड़की की भी जरूरत होगी, एक ऐसी नाटकबाज लड़की जो दिखने में भी खूबसूरत हो और एक्टिंग भी बखूबी जानती हो, जिसके जरिए वो जीजान को फंसा सके और 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 6 लाख का चूना लगा सके। लेकिन लिन उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने 2 लाख से ही मतलब था। फिर यांग उसे समझाता है कि उस जीजान ने अकेले उसके साथ तो ऐसा नहीं किया होगा, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। ऐसे में 6 लाख का फ्रॉड कोई फ्रॉड नहीं है, बस ये समझो हमारी तरफ से उन सभी लड़कियों का बदला होगा। और वैसे भी इस 6 लाख में तुम्हें 3 लाख 2 लाख एक्टिंग कर रहे उस लड़की को और फिर इतने मेहनत करने का मुझे तो 1 लाख मिलना ही चाहिए। जिसके बाद लिन इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जीजान को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए अब उन्हें एक खूबसूरत लड़की को ढूंढना होगा। तभी लिन को अपनी दोस्त और ऑफिस के बाहर रोजाना महंगी महंगी गाड़ियों के सामने अंधा होने की एक्टिंग करके गिरने वाली लड़की इमोक की याद आती है। दोनों उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इमोक ने आज एक लैम्बोर्गिनी वाले के सामने गिरकर खूब पैसे ऐंठे थे। उसकी एक्टिंग देखकर यांग उससे काफी इम्प्रेस होती है और फिर वो उसे अपना पूरा प्लान समझाती है। यहाँ इमोक को एक अमीर लड़की की तरह बनना था, जो जीजैन के ट्रैवल एजेंसी के द्वारा अपनी ट्रिप बुक करेगी। इसी दौरान वो जीजैन के सामने अपनी अमेरिका इतना शो ऑफ करेगी कि वो इमोक को अपना अगला शिकार समझकर अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करे। इस बात से अनजान कि इस बार वो खुद ही शिकार बनने वाला है। अब यांग इमोक को देश की सबसे बड़ी कंपनी डोंग इलेक्ट्रॉनिक के मालिक की इकलौती बेटी के रूप में पेश करता है
और उसका सेक्रेटरी बनाकर अपने मालकिन के लिए जीजान की ट्रैवल एजेंसी को मेल करता है और उनकी मीटिंग फिक्स करवाता है। जिसके बाद हम सज धज के ब्रांडिंग कपड़े और नकली डायमंड नेकलेस के साथ इमोक को जीजान से होटल में मिलते हुए देखते हैं। जीजान उससे पहले ही नजर में देखकर उसका दीवाना हो जाता है और इमोक भी खुद को प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी नजदीक से गुजर रहा एक आदमी उसके पैरों में फंसकर गिर जाता है और फिर वो इमोक को काफी बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। इसी बीच जीजान की नजर उस आदमी के आइडेंटिटी कार्ड पर पड़ती है जो कि डोंग इलेक्ट्रॉनिक का एम्प्लॉय था। जीजान उस आदमी को रोकते हुए कहता है, जरा संभल के बात करो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मालकिन है। क्या तुम अपने बॉस की बेटी को नहीं पहचान पा रहे हो? दूर से उन पर निगरानी रख रहे यांग और लिन दंग रह जाते हैं। लिप्स रीडिंग में एक्सपर्ट यांग फौरन समझ जाता है कि मामला क्या है और अब उसे अपने इस प्लान का भांडा फूटने का डर सताने लगता है। उधर बीच में फंसी बेचारी इमोक के तो माथे से पसीना निकलने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। डरी सहमी इमोक अपनी जगह पे खड़ी थी। वो पहले तो इस मुसीबत से भागने की फिराक में थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इतनी भी बुरी एक्टर नहीं है। उसका सपना तो अपनी एक्टिंग से ऑस्कर जीतने का था, फिर ये तो एक मामूली सा किरदार है, वो इसे कैसे हार मान सकती थी। वो दोबारा पीछे मुड़कर एक अलग से कॉन्फिडेंस के साथ इस आदमी से कहती है, मेरे पिता के मुताबिक अगर किसी भी सिचुएशन में 5 मिनट शांति से काम लिया जाए तो सब कुछ काबू में किया जा सकता है। मैं बस वही कर रही थी। बाकी बात रही मेरी गलती की तो जरा अपने इस इलेक्ट्रिकल गाड़ी के कैमरे में देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो नकली खून की मदद से अपने सर को चोटिल दिखाने की सिंपैथी गेन करती है और अंत में यांग के बनाए जाली आइडेंटिटी कार्ड को उनके सामने पेश करके उस आदमी को एक असली बॉस की तरह खूब फटकार लगाती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं बल्कि मेरे पिता के बनाए गए इतने बड़े साम्राज्य डैंग ग्रुप की बेइज्जती की है। अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। जिसके बाद सामने खड़ा भोला भाला इंसान अपनी गलती मानकर वहाँ से चला जाता है। तब कहीं जाकर दूर खड़े यांग और लिन की जान में जान आती है। वेलब अब उनका अगला टास्क था कि वो किसी तरह जीजान का फोन लेकर उससे दी गोल्डन सी होटल के इंचार्ज चुंगोई के नंबर की जगह यांग का नंबर उसके फोन में सेव करे, ताकि जब जीजान इमो के लिए होटल बुकिंग करे तो कॉल डायरेक्ट यांग के पास आए। वेल खेल शुरू होता है और यहाँ इमो बड़ी ही चालाकी से जीजान से उसका फोन मांगती है, जिसे देख दूर खड़े लिन जीजान को भटकाने के लिए फोन निकालकर ब्लॉगिंग करने का नाटक करने लगती है। जीजान लेन को देखकर फौरन उसके पास जाता है और इससे पहले उसकी नजर इमोक पर पड़े और वो कोई ड्रामा क्रिएट करे, वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर न केवल यांग जीजान के मोबाइल का पासवर्ड खोलता है बल्कि चुंगहोई के नंबर की जगह अपना नंबर भी उसके फोन में सेव कर देता है। हालांकि ये सब करने के लिए बेचारी लिन को जरूरत से ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ रही थी, मगर अंत में उन्हें कामयाबी मिल जाती है। अब जब जीजान इमोक की बुकिंग के लिए चोंग होई को फोन लगाता है तो ये कॉल यांग के पास लगती है, जो उस फोन को कट करके मैसेज करता है कि अभी वो वेकेशन पर है, इसीलिए उसकी जगह उसका कलीग हुई टैंग उससे कांटेक्ट कर लेगा। फिर इस शाम को हम लिन और यांग को डिनर एक साथ करते हुए देखते हैं, जहाँ वो इससे पूछता है कि आखिर वो एक स्कैमर क्यों बना और अपना कैरियर बदल क्यों नहीं सकता। इसके बाद यांग बोलता है कि मैं तो टीचर बनना चाहता था, बस कुछ और स्कैम और हैकिंग कर लूं, फिर मैं इंटरनेट पर हैकिंग और स्कैमिंग का कोर्स बेचूंगा। वैसे भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेस की काफी डिमांड है। लिन जवाब में उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, आखिर ये सब छोड़ क्यों नहीं देते। जिस पर यांग कहता है कि बस तुम्हारी इसी मासूमियत की वजह से तो लोग तुम्हें ठग लेते हैं और फिर उसका मजाक बनाने लगता है। जिस पर लिन उदास होकर कहती है, तुम सही कह रहे हो, शायद मुझे लोगों को समझना नहीं आता, फिर मैं सब पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लेती हूँ। तुम्हें पता है, जीजान से मिलने से पहले मैं एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी किया करती थी, लेकिन मेरे बॉस ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने पुलिस कंप्लेन किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। घर में सबको लगता है कि मैं बहुत गर्म दिमाग की हूँ और मैंने अपनी गलती की वजह से नौकरी छोड़ा, लेकिन क्या इस संसार में एक महिला अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती? मैं बस किसी पर बोझ न बनूं इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ जीजान जैसे लोगों ने भी मेरा फायदा उठा लिया। इसके
इसके बाद मैंने अपने जैसे तमाम लड़कियों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया, लेकिन वहाँ पर उल्टा सभी मेरा ही मजाक उड़ाने लगे, जिससे निराश होकर मैंने सारे इंस्पिरेशनल वीडियो भी डिलीट कर दिए। हालांकि इन सब में मैंने कभी भी जीजान को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वो मैं ही थी जिसने लोगों को मौका दिया। सामने बैठा यांग जीजैन के बातों के पीछे के दर्द को सब समझ पा रहा था और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम्हारी किस्मत की गलती है जो तुमने गलत लड़के पर भरोसा किया, वरना हर लड़का एक जैसा नहीं होता। और ये सुनकर लिन बेहद प्यार से उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो रात में एक लंबी ड्राइव के लिए निकलते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। उन्हें अब एक दूसरे का साथ साथ धीरे धीरे पसंद आने लगा था। लिन को भी हमने इतने दिनों बाद आज कहीं जाकर मुस्कुराते हुए देखा था। अब अगली सुबह यांग लिन और इमोक को अपने अंकल और गुरु ह्यू टैंग से मिलवाने ले जाता है, जो कि कुछ ही देर बाद चुंगहोई के कलीग के रूप में जीजान के ट्रैवल एजेंसी में होटल गोल्डन सी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर बुकिंग पॉइंट पर निगोशिएशन करने जाते हैं, जहां पर यांग ने ऑफर प्राइस 6 लाख से बढ़ाकर 6,50,000 कर दी। परंतु जीजान को ये रकम बहुत ज्यादा लग रही थी, मगर अब जो कि मिस इमोक ने इस होटल में रुकने की दरख्वास्त की थी, इसलिए ना चाहकर भी इस डील को 6 लाख में क्लोज करना पड़ता है। बस इसमें शर्त इतनी सी थी कि ह्यू टैंग को सारे पैसे कैश में चाहिए थे। फिर अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग इमोक जीजान को फोन लगाती है और कहती है उसकी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट अभी थोड़ा बिजी है, तो क्या वो इसकी जगह गोल्डन सी होटल में रूम बुक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ एडवांस दे सकता है। वेल जीजान फॉरेन के लिए मना कर देता है, जिस पर इमोक यांग के कहने पर उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें अपनी तरफ से 2 लाख रुपए एडवांस दे दूं तो फिर क्या काम चल जाएगा, जिस पर जीजान मान जाता है। मगर सभी ये सोचकर दंग थे कि आखिर वो लोग 2 लाख रुपए लाएंगे कहां से, उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। जिस पर यांग उनसे कहता है कि तुम सब परेशान मत हो। वो अपनी गाड़ी को गिरवी रखता है और 2 लाख लेकर वो एक प्रोमिसरी नोट बनवाता है, जिस पर तय समय पर वो पैसे जीजान के खाते में डालने की बात कही गई थी। अब इसकी फोटो क्लिक करके वो इमोक को भेज देता है, जो इमोक जीजान को भरोसा दिलाने के लिए शेयर कर देती है। बस फिर क्या था, इधर जीजान को लगता है कि 2 दिन बाद पैसे उसके अकाउंट में आ ही जाएंगे, तो फिर अपने पैसे एडवांस देने में क्या ही हर्ज है। इस बात से बेखबर कि जैसे ही वो सुबह अंकल ह्यू टैंग को 6 लाख रुपए देगा, उधर यांग बैंक में कॉल करके अपना प्रोमिसरी नोट कैंसिल करवा लेगा। फिर रात में लिन, इमोक, यांग और अंकल ह्यू टैंग मिलकर इसकी खुशी मनाने लगते हैं कि अब तो पैसे आने वाला है। इसी दौरान यांग सबसे कहता है कि कल पैसा आने के बाद मेरी तरफ से तुम सभी को एरन टावर रेस्टोरेंट में पार्टी। तभी लिन उससे पूछती है कि क्या तुम ताला तोड़ना जानते हो, जिसके बाद हम उन दोनों को ऑकिंग शहर के लॉ ब्रिज पर देखते हैं, जहां पर आज से कुछ साल पहले जी जैन के प्यार में लिन ने एक ताले पर उसके और अपने नाम की मन्नत मांगी थी, पर आज वो उस याद को अपने जहन से निकालना चाहती थी। यांग काफी कोशिश करता है, मगर वो चाहकर भी ताले को खोल नहीं पाता, मगर लिन के लिए उस पर लिखे उन शब्दों को मिटा देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश थी। वो कहती है आज मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ है। इसी बीच वहाँ मौजूद एक फोटोग्राफर उन दोनों की तस्वीर क्लिक करके एक प्यारे से लॉकेट में बेचने की कोशिश करता है। दोनों उसे बताते हैं कि वो कोई कपल नहीं बल्कि एक दोस्त है। फिलहाल यहाँ हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल ह्यू टैंग जीजान के पास फेक होटल बुकिंग के पैसे लेने के लिए पहुँचते हैं, मगर चालाक ही जैन उससे 6 लाख की जगह अपने पास से सिर्फ 2 लाख ही देता है और बाकी के पैसे देने के लिए पहले चुंगहोई से बात करने का वक्त मांगता है। अंकल ह्यू टैंग पहले तो इन पैसों को लेने से मना करने का सोचते हैं, मगर फिर उन्हें लगता है अभी जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काफी है, इसीलिए वो ये पैसे लेकर यांग को दे देते हैं। मगर यांग अच्छे से जानता था कि बाकी के 4 लाख जीजान से निकलवा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपने अंकल से कहता है क्यों ना हम लोग 1-1 लाख रुपए बांटकर यहाँ से रघु चक्कर हो जाए, आखिर यही तो आपने मुझे सिखाया है। परंतु ह्यू टैंग का दिल इस बात की गवाही नहीं देता। वो होटल में इंतजार कर रहे उन दोनों लड़कियों को धोखा नहीं देना चाहते थे, मगर फिर भी वो यांग की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ इमोक और लिन बेसब्री से आयरन टावर रेस्टोरेंट में यांग का इंतजार कर रहे थे, मगर घंटों बीत जाने के बाद ना तो वो आता है और ना ही अंकल ह्यू टैंग, जिससे लिन को समझते देर नहीं लगती कि आखिर एक बार फिर से उसे धोखा मिला है। वो गुमसुम से अपने जज्बातों को छुपाकर सीधे इमोक को ड्रॉप करके अपने कमरे में जाती है और खूब रोती है। इसी बीच कमरे में यांग दाखिल होता है।
और कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं गाड़ी बहुत धीरे चलाता हूँ, शायद इसलिए आज लेट हो गया। लेकिन लिन को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ उसके साथ भी धोखा हुआ है, मगर वो अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार पैसा मिलने के बावजूद भी यांग वापस क्यों नहीं आया। फिर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ यांग के वापस आने की वजह कोई और नहीं बल्कि लिन का प्यार था। जिसके बाद वो अपने अंकल को फोन करके आगे का प्लान कंटिन्यू करता है और जल्द से जल्द जीजान से बाकी के पैसे निकलवाने के लिए एक नई तरकीब सोचता है। असल में लिन उन सबको बताती है कि जीजान को रेसिंग कार में बहुत दिलचस्पी है, जिस पर यांग इमोक की मदद से उसके पैसे रेसिंग कार में इन्वेस्ट करने का प्लान तैयार करता है। लेकिन इन सब के बीच लिन की ये शर्त होती है कि जीजान से मिले वो 2 लाख एडवांस उसे चाहिए, क्योंकि अब उसे यांग पर कुछ खास विश्वास नहीं रह गया था। जिसके बाद यांग खुशी खुशी उसे वो प्रोमिसरी नोट दे देता है। अब अगली सुबह इमोक अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर जीजान को एक रेसिंग कार के इवेंट में बुलाती है। यह इमोक जीजान का इंट्रोडक्शन अपने रेसर दोस्त यांग से करवाती है और उसे बताती है कि उसका दोस्त बहुत अच्छा रेसर है। फिर यांग उन दोनों को अपना नायाब कलेक्शन में से एक फरारी की रेसिंग कार दिखाता है, जिसे देखकर जीजान के तो होश उड़ जाते हैं। ऐसा होना लाजमी भी था, आखिर उसने अपनी ड्रीम कार को पहली बार आंखों के सामने जो देखा था। गाड़ी देखकर इमोक जीजान से कहती है कि ये गाड़ी मेरे पिताजी को बहुत पसंद है और मैं उनके आने वाले जन्मदिन पर उन्हें इसे तोहफे में देने वाली हूँ। तभी यांग ने बोला, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे का क्या हुआ? तुमने अभी तक 10 लाख रुपए ही जमा किया है, बाकी का 8 लाख का क्या? इमोक मासूमियत से कहती है कि मैं तुम्हें अगले सोमवार तक बाकी के बचे पैसे भी दे दूंगी। जिस पर यांग उससे कहता है, नहीं, तब तक काफी लेट हो जाएगा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पास और भी खरीदार है। फिर इमोक जीजान के सामने विनती करती है कि कुछ दिन बस इंतजार कर लो, मगर यांग नहीं मानता। तो इमोक बड़े प्यार भरे अंदाज से बगल में खड़े जीजान से 4 लाख रुपए फिलहाल के लिए उधार मांगती है। पहले जीजान काफी हिचकिचाता है, लेकिन फिर आखिरकार उसके झांसे में आ ही जाता है। लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर वो अपनी बातों से मुकर जाता है और इमोक से कहता है कि इससे अच्छा तुम्हारे पिताजी के लिए कोई दूसरा तोहफा देख लेंगे। बस फिर क्या था, प्लान को फेल होते देख इमोक यांग के साथ वहाँ से निकल जाती है। उनके पीछे जीजान की गाड़ी भी थी। तभी उसके पास गोल्डन सी के इंचार्ज और दोस्त चुंगहोई का फोन आता है, मगर ये नंबर तो उसके मोबाइल में सेव ही नहीं था। और तभी बातों बातों में जीजान को उससे पता चलता है कि जिस आदमी को चुंगहोई का कलीग समझकर उसने 2 लाख रुपए दिए हैं, वो असलियत में उसे जानता ही नहीं था। ये सुनकर तो मानो जीजान के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। अब उसे इमोक पर शक होने लगता है और ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब उन लोगों का पीछा करने के बाद वो लिन को उनके साथ देख लेता है। बस फिर क्या था, वो सीधे लिन से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और बहुत दुखी मन से अपने द्वारा दिए गए धोखे के लिए माफी मांगता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ये सब कुछ करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ताल्लुकात नहीं रखता था और वैसे भी वो जालसाज लोग तुम्हें वो 2 लाख रुपए नहीं देंगे। उन पर भरोसा करने से अच्छा है कि तुम मुझ पर भरोसा कर लो। मैं उन्हें खुद पर भरोसा दिलवाने के लिए उन्हें 4 लाख दे दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे बाकी के एडवांस 2 लाख और वो प्रोमिसरी नोट के 2 लाख कुल मिलाकर 8 लाख रुपए उनसे लेकर मुझे दे देना, जिसमें से मैं अपने 6 लाख वापस रख लूंगा और बचे 2 लाख रख कर तुम अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकती हो। न जाने क्यों लिन को उसकी बात कुछ हद तक ठीक लगती है, जिसके बाद जीजान लिन को गले लगाकर उसका भरोसा जीत लेता है और फिर इमोक को 4 लाख रुपए देने के लिए पहुंच जाता है, जिसे वो अपने सो कॉल्ड डैड के लिए रेसिंग कार लेने वाली थी। अब यांग जीजान के ये पूरे पैसे लिन के हाथों में थमा देता है ताकि उन लोगों में बराबरी से बंटवारा हो सके। फिर अगली सुबह ही लिन पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वापस जीजान को दे देती है। जीजान इस बैग को डायरेक्ट अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल लेता है और लिन अपने प्यार को वापस पाकर बहुत खुश थी। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए गेट खोलती है तो दरवाजा अंदर से बंद था और किनारे खड़ा जीजान उसकी मासूमियत पर हंसकर सेल्फी ले रहा था। बेचारी लिन एक बार फिर से उस पर भरोसा करके धोखा खा चुकी थी और अब अपने 6 लाख के साथ जीजान के पास यांग की गाड़ी को गिरवी रखकर जमा किए गए 2 लाख रुपए भी थे। वो पैसे पाने की खुशी में झूम रहा था कि तभी पीछे से यांग आता है और लिन बहुत जोर से तालियां बजाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। दरअसल दोस्तों लिन को अच्छे से पता था कि जीजांग एक रेसिंग
कार के लिए 4 लाख रुपए नहीं देने वाला, लेकिन अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि उसके साथ स्कैम हो रहा है तो यकीनन इसका बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बस फिर क्या था, यांग ने अंकल ह्यू टैंग को च्युइंग होई बनाकर जी जैंग को कॉल करने को कहा और उन्हें सब कुछ बताने को कहा ताकि वो उनका पीछा करे। इसके बाद जानबूझकर यांग और इमोक उसके सामने मिलते हैं और जब ये सब जी जैंग देखता है तो वो लिन को दोबारा से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने के लिए उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। मगर समझदार लिन अच्छे से जानती थी कि ये कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होने वाली। उसने जीजान को ही उसी के जाल में फंसाकर सारे पैसे हथिया लिए बिना कोई सबूत छोड़े। जीजान ये सब जानकर पागल सा होने लगता है और जब गाड़ी के पीछे रखे उन पैसों के बैग को खोलता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कूड़ा कबाड़ पड़ा था। जिसके बाद वो अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगता है और लिन उसे सबक सिखाकर यांग के साथ गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो जाती है। इसके बाद वो सबसे पहले जीजान के धोखेबाजी का सारा सबूत लेकर उसके ट्रैवल एजेंसी की मालकिन और मौजूदा गर्लफ्रेंड हाओई के पास जाकर उसे जीजान की सच्चाई से रूबरू करवाती है। जिसके बाद हाओई फौरन जीजान को कंपनी के 6 लाख धोखाधड़ी करने का आरोप में न केवल नौकरी से निकालती है बल्कि उसके ऊपर केस भी कर देती है। साथ ही साथ वो लिन का शुक्रिया अदा भी करती है, वरना न जाने कितनी लड़कियों की तरह वो भी उसके जाल में फंसकर बर्बाद हो जाती। फिर नेक दिल लिन उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देती है क्योंकि उसे धोखे से कमाया ये हराम का पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो बस जीजान से बदला लेना चाहती थी और अपने दोस्तों की मदद से इसमें कामयाब भी हुई। लेकिन जाते जाते हाओई लिन को उसके 2 लाख रुपए वापस करती है। आखिर ये पैसे तो जीजान ने उससे ही हड़पे थे। लिन अब अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी घूमने के लिए निकल जाती है। फिर रात में जब यांग उसे वापस घर छोड़ता है तो लिन गिफ्ट के तौर पर उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है जो कि लव ब्रिज पर उसी फोटोग्राफर के द्वारा ली गई तस्वीर से बनाया गया था। ये पल उन दोनों की कहानी का एक जीता जागता सबूत था। उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कब के एक दूसरे के हो चुके थे। जिसके बाद कहानी कुछ महीने बाद शिफ्ट होती है जहां यांग ने लिन के लिए जालसाजी का सारा काम धाम छोड़कर अब टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और ये जानकर लिन उसे अपना भी लेती है। वहीं इमोक ऑस्कर जीतने की अपनी चाह में एक एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले चुकी थी और अंकल ह्यू टैंग पहले की तरह बिल्कुल सादा जीवन जीने में बिजी थे और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर चुका जी जैंग अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था और पैसे इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन बैंड सेल कर रहा था। जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।